गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे। आज हम लोगों की मुलाकात आई थिंक 3 डेज़ के बाद हो रही है, 3 दिनों के बाद हो रही है। सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 दिन मैं क्लास नहीं ले पाई थी, इसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी। और उसके पीछे कारण भी ये था क्लास नहीं लेने का, क्योंकि BPSC की मॉक इंटरव्यू चल रही थी और उस पैनल में मैं भी बैठी हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता उधर हो गई, तो क्लास नहीं हो पाई थी आप लोगों की। लेकिन जो आपके करंट्स के इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं, उन सभी को ऐड करके, यानी सैटरडे की क्लास की प्लस संडे एंड मंडे, इन सबको आज की जो आपको वीडियो है, सभी डिटेल्स जो है आपकी न्यूज़ की वो मिल जाएगी। यानी अभी की जो क्लास होगी उसमें सैटरडे के एंड मंडे 2 दिनों का जो न्यूज़ है उसमें शामिल किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि न्यूज़ आप तक पहुँच जाए, जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स हैं वो पहुँच जाए आप तक। और दूसरी चीज़ कि संडे को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों की केवल वीकली करंट अफेयर्स की क्या होती है, MCQs की होती है क्लासेस। तो हम लोगों ने आपको इवनिंग तक वो MCQs की जो वीडियो है वो भी अपलोड मिल जाएगी, तो ये कोशिश रखी गई है। एंड वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए क्लास को आज हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, आज से क्लास भी कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और दूंगी कि फ्राइडे इवनिंग से आप लोगों को हिस्ट्री की भी, जो GS में आपकी हिस्ट्री है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं हिस्ट्री की क्लास को जो आंदोलन से स्टार्ट करूँ, तो मॉडर्न इंडिया से हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करूँगी, जो आप लोगों को फ्राइडे से आप लोगों को इसकी वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशूज़ है, न्यूज़ है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके अलावा हम लोग वन एंड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर भी आएंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास योजना जो है यह लॉन्च करेंगे। कहां पर किया जा रहा है? ग्रामीण आवास योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग अभी क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि जो BJP गवर्नमेंट है हर जगह हम लोग देते हैं मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या हम लोग CM का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है? ये किया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है यह? तो यह राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण आवास योजना लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर बेघर, यानी जिनके पास घर नहीं है, और अगर किन्हीं के पास अगर घर है भी, तो जो कच्चे मकान यानी बेघर और कच्चे मकान वाले परिवारों को क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना भी दी जा रही है। कौन सी है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। और सहायता कितना है? श्रमिकों को सहायता, आवास सहायता का मतलब हो गया श्रमिकों को सहायता। तो कितना दिया जा रहा है? 500 लाभार्थी के खाते में कितना है? 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर की जाएगी। यानी कितना हो जाएगा? एक लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपए। क्यों, किसके लिए सहायता है? यह है श्रमिक आवास योजना, श्रमिक आवास सहायता योजना। अब इसमें क्या किया जाएगा? निर्माण श्रमिक आवास योजना का इस साल कब इसकी शुरुआत की गई थी? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। एक तो आपका ये हो गया जिसकी शुरुआत की गई थी मई में, और दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, जिसकी शुरुआत अब कब पूछा जाए तो कब है? ये सितंबर में। तो थोड़ा सा इसको क्लियर रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जहाँ पे श्रमिक की बात आ जाएगी वो मई में होगा, और मई में ही याद रखिएगा कि आपका जो है 1 मई डे जो है क्या श्रमिक दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, तो इससे भी थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा। नाउ अब हम लोग इस योजना के तहत क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाएगा? कल्याण बोर्ड पंजीकृत जो है वो श्रमिकों की कितना दे रही है? मकान निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? 26-27 सितंबर 2023। किसका किया जा रहा है और किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? आप इमेज में देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, यानी इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। अब ये है क्या? इंडिया स्मार्ट सिटी, इस नाम से समझ में आ रहा है, नाम क्या देगा? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव में होता क्या है कि कुछ जो शहरों को, जो स्मार्ट शहर है, उन सबों को क्या किया गया? एक जगह ये शामिल होंगे, मिलेंगे। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत सरकार के, क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन कहाँ किया
जा रहा है? इंदौर के एमपी में किया जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखिएगा। और इस कॉन्क्लेव में मैंने कहा ना कि क्या कुछ सिटी शामिल होगी, तो इसमें करीब 100 जो स्मार्ट सिटी है उसको शामिल किया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी। अब ये हो कहाँ रहा है? इंदौर। इंदौर यानी एमपी में किया जा रहा है। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट सिटी में अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर कौन सा है? आपका एमपी का नाम आता है स्मार्ट सिटी में। और सख्त अगर सिटी की बात की जाए तो इंदौर का नाम आता है। नाउ नेक्स्ट है, इसका यह कौन सा एडिशन है? तो इसका यह 2022 में जो ये इसका 4th एडिशन, इसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2022 में। एक्चुअली ये एडिशन जो स्टार्ट हुआ है 2018 में इसका फर्स्ट एडिशन था, पहला संस्करण। 2019 में इसका दूसरा संस्करण, 2020 में इसका तीसरा संस्करण और 2022 में चौथा संस्करण जो अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था। और इसे कहाँ? तो सूरत में स्मार्ट सिटी अगर बोला जाए तो स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरी कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उनके द्वारा किया जा रहा है। किसका उद्घाटन? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया जा रहा है। और कहाँ किया जाएगा इसका उद्घाटन? किया कहा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यह उत्तर प्रदेश के हिंडन कहा एक एयरपोर्ट जो है हिंडन, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या किया जाएगा? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें शामिल कौन कौन है? इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो भारतीय वायुसेना इसका आयोजन कर रही है, प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है संयुक्त रूप से मिलकर के इसका आयोजन कर रही है। और इसमें किसको शामिल किया जाएगा? इसमें C295 जो विमान है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। आप लोगों को मैंने न्यूज़ में बताया ही था प्रीवियस क्लास में कि 56 C295 यह विमान का नाम है। क्या है? C295। इस कितने? तो 56 विमान के लिए क्या किया जा रहा है? मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इसका अधिग्रहण किया जा रहा है, तो इसको इसमें शामिल किया जाएगा C295 विमान को। तो इसकी स्पेशलाइजेशन विशेषता को ध्यान रखिएगा, इस पर शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट है कर्मा पूजा। कर्मा जो पूजा है इसे आप लोग शायद कुछ उनमें से आप लोग जानते भी होंगे कि एक भाई बहन का त्यौहार के रूप में भी कर्मा पूजा मनाया जाता है। प्लस यह सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मनाया कहाँ जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है कर्मा पूजा, जिसमें बोलते हैं कि भाई बहन का त्यौहार हो या जैसे कोई नई फसल आती है, जैसे नई फसल का उपज होता है, या प्रकृति की पूजा के रूप में, क्योंकि इसमें एक जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। तो ये इसका अलग अलग मान्यता के स्वरूप लेकिन इसकी पूजा होती है, इसका नाम दिया गया है कर्मा पूजा। ओके, इसके दौरान होता क्या है कि दूध और चावल की जो बियर होती है उससे क्या कहता है? पेड़ों को सजाया जाता है, मतलब उसका एक प्रावधान रखा गया है और समूह में नृत्य की जाती है। तो ध्यान रखना यह है कि कर्मा पूजा कहाँ से है? तो यह झारखंड से इसका संबंध है कर्मा पूजा का। जैसे नुआखाई का संबंध आपका कहाँ से है? उड़ीसा से है। नुआखाई मैंने बता रखी हूँ कि इसमें भी क्या होता है, जो नया फसल होता है, नए जो धान की उपज होती है, तो उसके लिए इसका सेलिब्रेट किया जाता है आपका नुआखाई को। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अब किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो ध्यान रखना है यह कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। एक्सरसाइज नाम क्या दिया गया? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। और इसका कौन सा एडिशन है? यह इसका 15th एडिशन है। 15th एडिशन इसका किया गया है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन भी अमेरिका में किया गया। और हुआ किसके साथ है? तो भारत और अमेरिका इसमें दोनों शामिल है। तो भारतीय सैन्य अभ्यास और अमेरिका के जो सैन्य अभ्यास है उनके द्वारा इनका यह एक वार्षिक अभ्यास भी, इसको ध्यान रखना है। अब भारत की ओर से कौन कौन से शामिल है? तो भारतीय मराठा लाइट इन्फेंट्री, इंपॉर्टेंट थिंकिंग, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारत की ओर से शामिल है, जिसमें कि 350 आपकी इसमें स्टाफ अराउंड जो कर्मियों शामिल हैं और इस अभ्यास का संस्करण में भाग ले रहे हैं। पर्वतीय या चरम जलवायु परिस्थितियों में एक एकीकृत युद्धाभ्यास का नियोजन जो है अभ्यास का थीम है। थीम क्या रखा गया है? पर्वतीय जलवायु परिस्थितियों में भी एकीकृत यानी एक होकर के क्या करना है? युद्ध समूह का नियोजन करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इजराइल, अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा I2U2, ये पता है I2? अगर आपसे ये पूछा जाए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि I2U2 क्या है, यहाँ पर ये I भी होगा, I ओके, मैं फिर से लिख दे रही हूँ I2U2। I2U2 क्या है? I2 यानी यहाँ पे देख रहे हैं इजराइल एक नाम है और एक नाम इंडिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दो I हो गए, तो इसलिए I2 हो गया। अगेन क्या है? फिर दिया गया है U2 यानी अमेरिका दिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है यानी UAE, तो U कितना हो गया? ये भी 2 हो गया, तो U2
I2U2 इसमें शामिल कौन कौन से कंट्रीज हो गए? इजराइल एंड इंडिया, यूएसए एंड यूएई, ये ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा क्या किया गया है? एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष उद्यम की इसमें घोषणा की गई है। देख लेते हैं क्या है एक्चुअली यह जो है, ये जो परियोजना लाई जा रही है, तो इसमें पर्यावरण को और जलवायु परिवर्तन के आप देख रहे हैं कि इन दोनों की काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए और मानवता की भलाई के लिए कहाँ पे अंतरिक्ष के जो डाटा है उनके अनुप्रयोग पर काम करने में सहयोग को ये सक्षम बनाएगा। कौन? I2U2। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर I2 और U2 क्या है। सबसे पहले तो कंट्रीज के नाम को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हो गए? इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए एंड यूएई, ये चार उसमें शामिल है। नाउ और ये क्या है? इसकी परिकल्पना कब इसको लाया गया था? 18 अक्टूबर 2021 को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी कल्पना की गई थी। नेक्स्ट है I2U2, ये थोड़ा वर्ड यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं फिर से इसे लिख दे रही हूँ। I2U2 ये यू होगा, ओके, U2, जिसे क्या है? पश्चिम एशिया क्वाड के रूप में इसको भी जाना जाता है। किसका? पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी इसको जाना। क्वाड का नाम आप लोग जानते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ये सब शामिल हैं। 4 कंट्रीज क्वाड पे शामिल है। तो एक तो क्वाड हो गया, और ये जो I2U2 इसको क्या बोला गया है कि पश्चिम एशियाई, क्योंकि ये सब किसके हो गए? पश्चिम के देश हो गए, पश्चिम एशियाई देश हो गए, तो पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी इसको जाना जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है कि जो 6 एक क्षेत्र है पारस्परिक रूप से पहचाने गए हैं, उन क्षेत्रों में क्या करना है? निवेश को प्रोत्साहित करना। और वो क्षेत्र कौन से हैं? तो वह हैं जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में क्या करना है? सदस्य देशों के बीच में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य I2U2 को क्या किया गया है? इसका गठन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। पहला मोटो जीपी क्या है? एक रेस है। पहला मोटो जीपी भारत कहाँ किया जा रहा है? भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहां पे इसकी शुरुआत की जा रही है। एक रेस है मोटो जीपी का। सबसे पहले क्या है? मोटर जीपी, यानी मोटर एक रेस है, ध्यान रखना है। तो भारत जो है मोटो जीपी भारत के पहले संस्करण, पहली बार ये भारत हो रहा था, पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। और कहाँ हो रहा है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पार्क में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पार्क है वो। ओके, इंडियन ऑयल इसका प्रायोजक कौन है? किसका कौन कर रहा है? तो इंडियन ऑयल इसका प्रायोजक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन सी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, या बोल सकते हैं किसके प्रायोजक में शामिल है? तो रेड बुल इंडिया, ओला, 24/7 और आर ई रेंजर्स इंडिया इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट है मोटो जीपी के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं हम लोग। ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग, मोटरसाइकिल रोड रेसिंग इवेंट का क्या है? एक उच्चतम वर्ग है। मैंने आपको कहा क्या है कि मोटरसाइकिल रेसिंग क्या है? इवेंट का एक उच्चतम वर्ग है। यह आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म FIM द्वारा स्वीकृत सड़क सर्किट पर क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जाता है। 1949 में इसको पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कब? 1949 में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इस रेस के जो वाणिज्यिक अधिकार है किसके पास था? डोरना स्पोर्ट्स के पास था। किसके पास था? डोरना स्पोर्ट्स के पास था, इसके पास। अब ग्रैंड प्रिक्स इतिहास में सबसे जो सफल राइडर माना गया है, सबसे सफल, हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा भी जाए कि ग्रैंड प्रिक्स में सबसे सफल राइडर किसको माना गया है, तो वह है जियाकोमो एगोस्टिनी। कौन है? जियाकोमो एगोस्टिनी। इनको सबसे सफल राइडर जो है माना गया है, जो कि कितने खिताब? 15 खिताब और 122 इन्होंने रेस को जीता है ग्रैंड प्रिक्स में। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटो जीपी को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हो सकता है कि इंटरव्यू तक आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मोटो जीपी क्या है। नाउ आप लोग कभी, अगर आपने, हो सकता है कि आप लोग हॉबीज में कुछ ऐसा डाल दें कि हाँ रेस टाइप का या साइकिलिंग टाइप का, तो कुछ भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा उसको एक बेसिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, प्लस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट है 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 40% जो भारतीय हैं वो क्या है? स्नातक बेरोजगार है। क्या है? स्नातक बेरोजगार है। यानी ये इन्फॉर्मेशन जो एक तो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, दूसरा आपके बहुत जगह जैसे मेंस के राइटिंग करेंगे वहाँ पे बेरोजगारी से संबंधित कुछ आ गया तो वहाँ पर भी आप इस इन्फॉर्मेशन को पुटअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट किसकी है, तो अजी
प्रेम जी, किसकी है? अजीम प्रेम जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय के द्वारा यह रिपोर्ट जो दी गई, जिसके अकॉर्डिंग 2021-22 में कितना बोला गया कि 25 वर्ष से जो कम आयु के जो भारतीय हैं, स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, उनमें बेरोजगारी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो कितनी है? 42% तक है। 42% तक है। ये सारे डाटाज है। अगर टोटल बेरोजगारी की बात की जाए तो 2017-18 में कितनी थी? 8.7% से घटकर कितनी हो गई है अभी, यानी 21-22 में 6.6% करीब हो गई है, 6.6%। अगर हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जो पूरा कर चुके हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो 25 साल से कम उम्र के हैं उनमें कितना है? 21.4% है। और अगर हम देखते हैं कि महिलाओं की अगर बात की जाए, इसमें भी अगर महिलाओं की बात की जाए तो 60% महिलाएं जो है जो स्वरोजगार में हैं, अगर बात की, जबकि 60% है अभी, लेकिन जबकि महामारी से पहले कितना था? ये आंकड़ा 50% था, तो ये भी बढ़ा है। 60% महिलाएं जो स्वरोजगार में हैं। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि महामारी के कारण रोजगार का जो सृजन है वो बाधित हुआ है, और जिससे क्या हो गया है? संकटग्रस्त रोजगार में बड़ी वृद्धि हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। एक्चुअली क्लास थोड़ी सी इसलिए लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें जो मैंने क्लास नहीं लिया था वो सारे डाटाज को, सारे इन्फॉर्मेशन को मैं ऐड करने की कोशिश की हूँ, ताकि आप लोगों का एक भी जो न्यूज़ है वो स्किप ना हो, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में क्या कर रही? नदी उत्सव का शुरुआत किया जा रहा है। नदी उत्सव का शुरुआत किया गया। अब दिल्ली में क्या है? यमुना नदी, सभी जानते हैं, और इसी नदी के तट पर क्या शुरुआत की गई है? नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली नदी उत्सव क्या है देख लेते हैं। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। इनके ये क्या है? इसके मुख्य अतिथि होंगे। अब ये क्या सांस्कृतिक महोत्सव जो है, इस संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बड़े पैमाने पर क्या कर रही है? नदी उत्सव का आयोजन कर रही है। पहला नदी उत्सव कब किया गया था? 2018 में। कब? कहाँ पर? नासिक में। नासिक यानी महाराष्ट्र में किया गया था। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो कौन सी नदी हो सकती? गेस कीजिए। गोदावरी नदी होगी। तो गोदावरी नदी के तट पर पहला नदी उत्सव किया गया था। दूसरा कहाँ किया गया था? दूसरा की बात की जाए दूसरा तो कृष्णा नदी के तट पर कहाँ पे हुआ था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था। और तीसरा अगर बात की जाए नदी उत्सव की तो कहाँ की गई थी? यह बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गंगा नदी के तट पर बिहार में। और बिहार में भी कहाँ पर? मुंगेर में किया गया था। और खास करके जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस नदी उत्सव को जरूर ध्यान रखिएगा कि मुंगेर शहर बिहार में किया गया था तीसरा नदी उत्सव का आयोजन। और ये पहल जो है सबसे पहले डॉक्टर सचिदानंद जोशी के द्वारा क्या किया गया था? लोगों को उनकी पारिस्थितिक और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। ये क्या थे? ये पहले जो है इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व जो है राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, और 3 साल के लिए इनको अध्यक्ष जो है वो नामांकित किया गया है, 3 सालों के लिए। इसके अलावा ये एक मलयालम अभिनेता, बोल सकते हैं राजनेता भी हैं, जिन्होंने कलियाटम, कमिश्नर और पापन जैसे फिल्मों के लिए इनको जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संसद ने महिला आरक्षण विधेयक जो है ये पारित क्या कर दिया है? महिला आरक्षण विधेयक इसके द्वारा, संसद के द्वारा यह पारित किया गया है। अभी तक ये विधेयक है, जब तक ये अधिनियम कब बन जाएगा? राष्ट्रपति का मोहर लगने के बाद। तो खैर देख लेते हैं कौन सा सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान संशोधन कौन सा था। तो यह 128वां संविधान संशोधन रहा 2023, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा? कुल सीटों में 1/3 जो है आरक्षण करने का प्रावधान करता है। और इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया गया है? इसे पारित कर दिया गया है, दोनों सदनों से पारित किया गया है। संविधान संशोधन कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन है। पहली बार इसको कब लाया गया था? 1996 में इसको 1996 में इसको जो है पहली बार इसको लाया गया था। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाएगा। कब? किससे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको ध्यान रखिएगा किस नाम से इस विधेयक को जाना जाएगा। और यह आरक्षण जो विधेयक है 21 सितंबर कब लोकसभा 21 सितंबर 2023 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में संसद के दोनों सदनों के कितने वोट मिले हैं? 132 सदस्यों ने इसमें क्या किया था, हिस्सा लिया था। और अगर बात की जाए लोकसभा में कितने हैं, 542 मेंबर्स हैं लोकसभा में, जिसमें से कि 78 यानी 14.39% जो है महिला सदस्य हैं। कितनी है महिला सदस्य? 78 है। और राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों में औसतन 9% वही महिलाएं हैं विधानसभा में। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कब दिया गया था? आर्टिकल 243 डी और 243 आई के तहत दिया गया था, जो कि आपके 2006 में आरंभ किया गया था। सबसे पहला आरक्षण बिहार में दिया गया था, 50% दिया गया था। अब इस विधेयक की विशेषता क्या है उसको देख लेते हैं। तो लोकसभा राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए सभी सीटों में क्या होगा, 1/3 जो है यह आरक्षित हो जाएगा। 1/3 आरक्षित है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अगर बात की जाए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों की कुल क्या की जा रही है, बात की जा रही है कि कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये इसकी एक विशेषता की बात की जा रही है। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बदला जाएगा। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कितने साल के लिए होगा, 15 साल के लिए होगा। हालांकि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक यह जारी रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, यह आरक्षण कब लागू होगा, कब होगा, तो जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह आरक्षण लागू होगा। और यही एक जो है अभी थोड़ा सा विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। परिसीमन पर लगी रोक क्या है, 2026 में हटाने की संभावना भी है। महिला आरक्षण बिल के 2029 के बाद ही लागू होने की संभावना है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं क्या है कि यह 2008 के महिला आरक्षण जो बिल है उससे जो विधेयक था उस बिल से किस प्रकार से भिन्न है। तो 2008 के विधेयक में क्या था, महिलाओं के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1/3 लोकसभा सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था। अब 2023 के विधेयक में क्या किया गया कि कुल सीटों पर 1/3 यानी विधेयक में लोकसभा में कुल जो जितनी भी सीट हैं उसमें आरक्षण के प्रावधान किया गया। अब 2008 के विधेयक में क्या था, संसद हो या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों के रोटेशन का भी प्रस्ताव था। इसमें क्या किया गया है कि इस विधेयक में प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद ही रोटेशन अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के क्या होंगे, ध्वज वाहक होंगे। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी क्या घोषणा क्या किया है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन, हरमनप्रीत सिंह, और ओलंपिक पदक विजेता कौन है, मुक्केबाज लवलीन। ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को, लवलीन बोरगोहेन एशियाई खेलों के उद्घाटन समय में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एशियाई खेलों का उद्घाटन जो समारोह है ये कब से स्टार्ट हुआ है, 23 सितंबर को। कहां से, चीन के हंगझोउ से स्टार्ट हो गया है। इस साल एशियाई खेलों में कुल कितने 655 भारतीय एथलीट जो हिस्सा ले रहे हैं, या अब तक का सबसे बड़ा दल है। इसके अलावा भारत जो है 39 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा। और लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 69 केजी वर्ग में क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। लवलीना किसमें, 69 केजी इन्होंने वर्ग में। हरमनप्रीत सिंह कौन है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थी हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में भारत ने कितने 70 पदक जीते थे। पिछले संस्करण में चीन के हंगझोउ में एशियाई खेल 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा, 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसमें एक भी स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूके के पीएम कौन है, ऋषि सुनक। इन्होंने क्या किया है, नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को कब तक हटा दिया है इन्होंने, 2035 तक। कब तक के लिए टाल दिया है, 2035 तक। ब्रिटेन क्या कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या प्रतिबद्ध है और 2050 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य जो ये हासिल कर लेगा 2050 तक। अब नेट जीरो उत्सर्जन से का मतलब क्या होता है, तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है यानी उत्पादन में आप बोल सकते हैं कि इसके उत्पादन और वायुमंडल के जो बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन को प्राप्त करना है। इसके अलावा चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। सिम्बैक्स
23 सिम्बेक्स 23 किसके किसके बीच में है यह? तो इसमें भारतीय नौसेना के जो जहाज है सिंगापुर पहुंचे हैं। तो सिम्बेक्स को ध्यान रखिएगा, यह भारत और सिंगापुर के बीच का अभ्यास है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच का अभ्यास है। अगर बात की जाए संप्रीति की तो भारत और बांग्लादेश के बीच का अभ्यास है। और स्लिनेक्स की बात की जाए तो ये भारत और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, सिम्बेक्स, स्लिनेक्स और संप्रीति, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है नुआखाई। मैंने आपको बता ही दिया नुआखाई क्या है, एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है जब नए धान का उत्पादन होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया। और कहाँ पे हुआ है? यह भी ग्रेटर नोएडा में। इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पर यह समझौता हुआ? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 13th इंडो पैसिफिक आर्म्स चीफ्स कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14th संस्करण जो है वह 20 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसके अलावा एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? 6.3%, जो कि पहले कितना था? 6.4% था, उसको घटा करके 6.3% कर दिया। एडीबी जिसकी स्थापना हुई थी कब? 66 यानी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? या दिसंबर के मंथ में इसका, हालांकि मंथ नहीं भी याद है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट 1966 ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैं कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस जो क्लास में पूछी थी, जैसे में कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब आया है और वो रेखा हो गई, एक अजय नाम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, शायद चंद्र प्रकाश, कुछ राजपूत, कुछ ऐसा नाम भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स के हैं जो आंसर आए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आए हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो लोग करेक्ट आंसर बिल्कुल दे रहे हैं। ताकि इससे क्या होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर कॉन्फिडेंस के साथ उनका रिप्लाई सही आता है तो मेरी क्वेश्चन की जो संख्या है वो भी मैं बढ़ा दूंगी, तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको याद भी रह जाएगा। तो जो मेहनत जो बार बार रटना पड़ता है नहीं करना पड़ेगा, और जब आपके आंसर सही होंगे तो अपने आप में क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा उससे आता है ना। तो चलिए मैं आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चन से राइज करूंगी, इसके रिप्लाई आप लोग करेंगे। मुझे भी क्वेश्चन का रिप्लाई जब सही देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि चलिए ठीक है, मैं जो दे रही हूँ आप लोगों के पास, जो भी मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज आप लोग के पास जा रही है तो आप लोग भी उसका क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे फील होता है कि आ रहा है रिप्लाई जब सही आती है तो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार अब वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में क्या कर रही है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे रही है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है, पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका संबंध किससे है? तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंध रहा था, जिसमें क्या है 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता था। 7 श्रेणियों में कौन कौन सा होता था? जैसे आपका फिजिक्स हो गया यानी भौतिकी हो गई, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, पृथ्वी विज्ञान हो गया, तो और एक शायद गणित विज्ञान नहीं था। टोटल 7 श्रेणियां थी उसमें, टोटल 7 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता था। तो मैंने सातों का शायद नाम बता दिया ना, चिकित्सा विज्ञान हो गया, और आपका एक बार देख लीजिएगा 7 श्रेणी का, आज के इसका आप रिप्लाई कर दीजिएगा। 7 श्रेणियों का ही कौन कौन सी श्रेणियां थी? इंजीनियरिंग विज्ञान हो गया, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, और आपके भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये 7 श्रेणियों में क्या किया गया है जो आपका ये पुरस्कार जो है दिया जाता था। चलिए अब क्या किया गया, इसी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को अब नाम दे दिया गया है क्या का? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि 4 श्रेणियों में आपको यह दिया जाएगा, 4 श्रेणियों में। अब आपको बताना है, आज की क्लास का सवाल यह है कि वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिसके तहत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बस वो 4 श्रेणियों के नाम लिखने हैं, 4 श्रेणियों के, क्योंकि ये बहुत आसान सा नहीं होगा। अगर आप लोग एक बार 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, क्योंकि मैंने आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का 7 श्रेणियां मैंने अगर बता दिया है 7, तो मैंने तो आप लोगों से केवल 4 पूछा है। इट्स वेरी इजी, तो जरूर बताइएगा, आंसर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को।
21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली अल्जाइमर भी क्या होती है, भूलने की बीमारी जो हो जाती है। इसके अलावा अगर इंसान बहुत ज़्यादा किसी परेशानी से है, ग्रसित है किसी चीज़ से, अगर तो वो अगर मानसिक रूप से परेशान है तो उसमें भी क्या होता है, अल्जाइमर की जो ये देखी जाती है। लेकिन अगर अधिक चांसेस इस रोग के अल्जाइमर की वो होता है आपकी जेनेटिकल आता है, जेनेटिकली डिजीज ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट है वेनेडियम की खोज कहाँ पर की गई थी, गुजरात के तट पर की गई है वेनेडियम की खोज। यूपी सरकार ने 29 जून को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, विश्व क्या क्या मनाएगा वो, तो व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में इसे घोषित किया है, व्यापारी कल्याण दिवस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में तो अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा, वकील सम्मेलन 2023 का। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा की है, चूंकि मल्टीप्लेक्स का नाम आया तो सिनेमा से ही संबंधित होगा, तो नेशनल सिनेमा डे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रेटर नोएडा में किसका उद्घाटन किया है, इंटरनेशनल ट्रेड शो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। मैंने आपको भी जस्ट बताया कि ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कौन सा देश वर्ष 2023 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर क्या कर रहा है, या इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेजबानी करेगा, तो वह भारत कर रहा है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक शुरू किया गया है, तो वह है सिंगापुर। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, 6.2%। और ये किसका है, तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने लगाया है। एडीबी ने कितना किया है, 6.3% किया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हाल में ही असम राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहाँ बनी है, कोटा राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन को। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया में सबसे बड़ी किसकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है, उद्घाटन किया है, तो आदि शंकराचार्य का। किस अभिनेता का 58 ईयर्स में क्या हो गया, उनका निधन हो गया है, अखिल मिश्रा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान देश के बीच में बैठक हुई, कहां पर, वियना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि वियना किसकी राजधानी है, वियना किसकी राजधानी, ये क्वेश्चन बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने लोगों किस क्षेत्र में दिया गया है, तो 4 जो क्षेत्र है वो बताने हैं, और वियना किसकी राजधानी है, ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास का। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व गेंडा दिवस। हाल में ही किसे अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया, बाबर आजम और आर्लिन कैली। मोदी जी ने किसको गणतंत्र दिवस पर, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गई है, किसको प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक। अब आज की क्लास में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, इजराइल, अमेरिका, भारत और यूके द्वारा I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई। इस परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही। लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखिएगा I2U2 में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए तो पहला ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक यह आयोजित किया जाएगा। इसमें किस देश के बीच रक्षा अभ्यास है, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूएई है, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। तो किसके किसके बीच में है यह, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका। डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पहला मोटो जीपी भारत किस राज्य के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला मोटो जीपी। ये क्या है, एक तरह का रेस है ये, तो कहाँ किया गया, यूपी में, यूपी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर को किस राज्य के भारतीय वायुसेना बेस पर किया, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यूपी के हिंडन जो आपका एयरबेस है वहां पर यह किया गया है, कहां पर, गाजियाबाद। नाउ नेक्स्ट है, 25 सितंबर को कर्मा पूजा किस राज्य में मनाई गई, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में क्या है, कर्मा पूजा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल 3
पूंजी फ्रेमवर्क के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मानदंड अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। अखिल भारतीय वित्त संस्थान अप्रैल 2024 तक न्यूनतम कुल पूंजी 19% बनाए रखेंगे। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दो, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी। क्यों? इसका डी आंसर क्यों होगा बता देती हूँ। देखिए, यह मानदंड जो है अप्रैल 2026 ना होकर 2024 होगा। ओके, ये 2024 से यह प्रभावी हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है, अखिल भारतीय वित्त संस्थान अप्रैल 2024 तक न्यूनतम कुल पूंजी 19% रखा है। यहाँ पे 19% ना होकर कितना हो जाएगा? यह 9% हो जाएगा। ओनली 9% बनाए रखेंगे, 9%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट के द्वारा सीमेंट पर 17th अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जीता है, या भारत ने जीता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नासा का कैप्सूल क्षुद्रग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा। नमूना किस क्षुद्र ग्रह की सतह से जो यह एकत्र किया गया है? बेन्नू, जूनू, एरोस, साइरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बेन्नू। बेन्नू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजा वैद्यनाथन का क्या हो गया है? 86 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भरतनाट्यम से जुड़ी थी, ये भरतनाट्यम से। नाउ तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ जो हम लोगों के सैटरडे की कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रह गए थे और मंडे की भी रह गए थे, तो इसे मैंने आज की क्लास में, अभी की क्लास में आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो संडे को जो हम लोग लेते हैं क्लास, जो हमारी होती है वीकली की, जो पूरी न्यूज़ होती है एमसीक्यूज फॉर्म में, उसकी वीडियो आप लोगों को इवनिंग में मिल जाएगी, उसकी वीडियो भी अपलोड मिल जाएगी। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, वंस अगेन सॉरी फॉर दैट कि 3 दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाई थी। मैंने रीज़न आप लोगों को बता ही दिया कि बीपीएससी की मॉक इंटरव्यू की पैनल में थी, तो व्यस्तता थोड़ी वहीं थी, इसलिए नहीं ले पाई। अब आज से आप लोग की क्लास जो है आप लोगों को एवरी डे बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे गए हैं उसकी भी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।